नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि डीलिमिटेशन होता क्या है, वुमेन रिजर्वेशन से ये मामला किस तरीके से जुड़ा हुआ है, साउथ इंडियन स्टेट्स टेंशन में क्यों है और इस पूरा घटनाक्रम में जनगणना की चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि हाल ही में 131वां संविधान संशोधन नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में पेश किया गया और वो पास नहीं हो पाया। पिछले 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार ने कोई विधेयक संसद में लेके आई हो और वो पास ना करा पाई हो। पिछले 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कितना गलत है कितना सही है, दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। डीलिमिटेशन क्या होता है, कब कब अब तक हुआ है डीलिमिटेशन देश में, किन सरकारों ने किया है और जनगणना को आधार इसमें क्यों बताया जा रहा है और क्या रोल है जनगणना का, इस सारी चीज़ों पे हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। दरअसल सरकार ने लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए संसद में एक विधेयक पास किया और इसी पर संसद में विशेष सत्र में चर्चा जारी रही। 2 दिन तक चर्चा चली। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं जिन पर चुनाव होते हैं, लेकिन संविधान संशोधन जो 131वां संविधान संशोधन है, ये इसलिए पेश किया गया कि 43 सीटों को बढ़ाकर 850 कर दी जाए। अब बात करते हैं कि डीलिमिटेशन क्या होता है, परिसीमन जिसको कहा जाता है क्या होता है, और जिसके विरोध में जितने भी जो पार्टियां हैं उन्होंने वोट डाले। तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे आमतौर पर सेंसस के बाद किया जाता है, यानी जनगणना के बाद ही पता चलता है किस निर्वाचन क्षेत्र में किस एरिया में कितनी आबादी है और उस आबादी के आधार पर लोकसभा की सीटों में और विधानसभा की सीटों में बदलाव किया जाता है। और इसके लिए एक परिसीमन आयोग जिसको बोलते हैं डीलिमिटेशन कमेटी कमीशन, उसका गठन किया जाता है। अब तक भारत में ये 4 बार हो चुका है। 1952 में हुआ, उसके बाद 1963 में हुआ, जैसे जनसंख्या बढ़ी 1973 में हुआ, और उसके बाद 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया। और इस आयोग को संविधान की शक्तियाँ और स्वायत्तता प्रदान होती है। उनके लिए निर्णयों में किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी जो डीलिमिटेशन जो आपका कमीशन है उसके पास में पूरी पावर है और जो फैसले वो लेता है उसमें आप उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। 1952 का जब चुनाव था तो 489 लोकसभा की सीटें थी। 1973 में जब सीटों की संख्या 543 हो गई तो साल 1976 में इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन पर 25 साल के लिए रोक लगा दी, यानी अगले 25 साल तक डीलिमिटेशन नहीं होगी। इसके बाद 2001 में जनगणना हुई और 2002 में फिर आपका डीलिमिटेशन जो कमीशन है वो बैठा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने 84वां संविधान संशोधन करके इसको 2025 तक के लिए टाल दिया, यानी तो अब अगले 25 साल तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। 25 साल कंप्लीट हुए, नया विधेयक आया और कहा गया कि 543 सीटें हैं, अब उसको बढ़ा के 816 या 850 कर दी जाए, इसी के लिए ये आया। अब ये किस तरीके से आपका जो विधेयक है ये महिला आरक्षण से जुड़ा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो साल 2023 में भारतीय संसद में एक कानून पास किया गया जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। लेकिन अब जैसे जनगणना के बाद में जब डीलिमिटेशन होगा तो उसके बाद सीटें बढ़ा दी जाएंगी और सीटें बढ़ा देने का मतलब है कि महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण है वो भी बढ़ जाएगा, उनकी भी सीटें बढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से अब 850 अगर सीटें होती तो उसका 33% महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये महिला आरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। आगे इसमें प्रस्ताव में कहा गया कि सीटों के परिसीमन में यह आरक्षण ताज़ा प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों पर आधार पर लागू किया जाए, यानी फिर से 2011 की जनगणना। अब महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन हर डीलिमिटेशन साइकिल जो होती है के बाद होगा। यह आरक्षण 15 साल की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिससे संसद आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस प्रावधान के अंतिम उद्देश्य पर ज़्यादातर पार्टियां हैं वो सहमति दिखती है, और लेकिन विपक्ष ने इसे राज्य चुनाव के बीच में लाने के समय इसका विरोध किया कि अभी हाल ही में चुनाव हो रहे हैं और उनमें सीटों को ऊपर नीचे करना एक कहीं ना कहीं गलत होगा। सरकार ने इसका कदम का विरोध किया और कहना कि 33% आरक्षण है वो 543 सीटों में ही देना चाहिए, ना कि सीटें बढ़ाकर उसमें 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी जो है वो ही फिक्स रहे। अब महिला आरक्षण भी बार बार उस पर भी काफ़ी चर्चाएं रही है। 1987 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी की सिफारिशों पर ये कहा गया कि महिलाओं को
जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें आरक्षण दिया जाए। उसके बाद 1993 में जब पीएम थे नरसिम्हा राव जी, उसके दौरान भी संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव में 1/3 महिलाओं के आरक्षित की गई सीटें, और ऐसा शहरी निकायों में भी किया गया। 1996 में फिर जो पीएम आए एचडी देवगौड़ा, उन्होंने भी महिला आरक्षण बिल को पेश किया और कहा कि SC/ST की जो महिलाएं हैं उनको भी रिजर्व सीटें दी जाए। और तमाम ऐसी कोशिशें बार बार अलग अलग सरकारों से होती रही है। और उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे ये साउथ के जो राज्य हैं उनकी चिंताएं कैसे बढ़ी हुई इसको लेकर, जबकि साउथ के लोगों को कहना है कि भारत की आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आपके नॉर्थ स्टेट्स का है ना। साउथ स्टेट्स ने अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल किया है, जिस वजह से उनकी आबादी कम बढ़ी है, नॉर्थ की आबादी ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा करेंगे तो नॉर्थ के हिस्से में ज़्यादा सीटें आएंगी और साउथ के हिस्से में कम सीटें आएंगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश बात करूँ, बिहार की बात करूँ, ये जो राज्य है इनमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इनके सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली की संसद में बैठेंगे। और उनका मानना है कि दिल्ली की संसद के अंदर जिसके जितने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो पॉलिसी अपने स्टेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, जिसमें जो रिसोर्सेज है, जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट है, साउथ के राज्य है वो ज़्यादा करते हैं, लेकिन जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह आएंगी उसमें उनका कम हो जाएगा। और उनका ये मानना है कि 50% का मॉडल लेके आए कि हमको 50% लोकसभा में सीटें रिजर्व कर दी जाए साउथ स्टेट्स के लिए, फिर आप बढ़ा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब की बात करें तो गृह मंत्री की मैं बात करूँ, गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा में दक्षिण के राज्यों की मौजूदा 129 सीटों को बढ़ाकर हम 195 कर देंगे, और संसद की कुल सीटों में दक्षिण के राज्यों की सीटों का प्रतिशत भी मौजूदा लगभग 24% रहेगा डिलिमिटेशन के बाद में। अब अमित शाह के बयान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल की मौजूदा सीटों और विधेयक पास होने की सूरत में भविष्य की सीटों का ब्यौरा दिया गया है, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़कर कितनी हो जाएंगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं है किसी के पास भी। और एक बड़ा सवाल ये है कि किस आधार पर आप सीटें बढ़ा रहे हो, तो 2026 की सेंसस के आधार पर या 2011 की सेंसस के आधार पर, ये दो बड़े सवाल हैं।